अकबर के दरबार की सुबह कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। हवाएं सुहानी चल रही थी और लाल मरमर की दीवारों पर सूरज की किरणें धीरे धीरे चमक रही थी। महल के आंगन में सेवक सेविकाएं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। बाजुओं में थालियां और कमंडलों की हल्की खनक सुनाई दे रही थी। उस दिन दरबार में उन तीनों का आगमन छोटा सा सितम बनकर आने वाला था, पर उनकी चालाकी और लालच ने दरबार को कई दिनों तक हंसी और सिक देने वाला रंग दे दिया। तीनों नौकर थे, एक गुजरात का, एक अवध का और एक मेवाड़ का। तीनों अलग अलग जातुपनिवेश से थे, पर एक सी बात उनमें सामान्य थी, लालच। उनका लालच ऐसा था कि किसी भी मोड़ पर वे अपना स्वार्थ पहले रखते थे और दूसरों की बारीकियों पर कौम ध्यान देते थे। पहला नौकर गुजरात का था। उसका नाम हीरा था, नाम बड़ा मगर काम छोटा। उसने शहरों में हर तरह के काम किए थे और छोटी छोटी चालों से लोगों के जेब पर हाथ साफ करना सीख लिया था। दूसरे का नाम रामलाल था, अवध का रहने वाला, जो अपने गांव में कामधंधे के नाम पर हर किसी से कुछ न कुछ उधार लेकर अपयश से बच जाता था। तीसरा मेवाड़ का झोटा था, बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी सी महत्वाकांक्षा, जिसके दिल में हमेशा रजवाड़ों की शान पाने की चाह थी। तीनों ने अलग अलग रास्तों से अकबर के दरबार में नौकरी पाने का विचार किया, पर उनकी नीयतें नौकरी पाने की नहीं, संपत्ति जोड़ने की थी। उन दिनों अकबर का दरबार खूब सज-धज रखा रहता था। भाषा, कला, दर्शन और नीति सब कुछ वहां बहस के विषय बनते। अकबर स्वयं एक न्यायप्रिय शासक था, पर कुछ भी न देखकर उसकी आंखें अक्सर साधारण लोगों की सूक्ष्म इच्छाओं को पकड़ लेती थी। साहिरों और विद्वानों के साथ साथ बिरबल, राजा के चतुर सलाहकार, भी दरबार में रहते थे। बिरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे और अकबर अक्सर किसी समस्या का हल उनसे ही पूछ लेते थे। जब तीनों नौकरों की बात अकबर के कानों तक पहुंची, कैसे वे धूर्तता से महल के भोजन सामग्री और छोटे मोटे खजाने पर नजर रखते हैं, अकबर ने सोचा कि एक सबक देना चाहिए ताकि लालच का फल स्पष्ट हो जाए। एक दिन अकबर ने दरबार बुलाई। वहां सभी मंत्री और दरबारियों में हलचल थी। तीनों नौकरों को भी बुलाया गया और उन्हें राज की तरफ से एक मौका दिया गया, एक प्रयोग जैसा, पर उसकी सच्ची मंशा अकबर की परख थी। अकबर ने तीनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों कल तक मेरे सामने वही लाकर खड़े हो जो तुम्हारे हिसाब से सबसे जरूरी और उपयोगी हो। पर याद रखना, जो सचमुच उपयोगी होगा वही सच्चा धन माना जाएगा। तीनों ने आंखें चमकाकर जवाब दिया, पर उनके मन में पहले से ही अपने अपने स्वार्थ मौजूद थे। गुजरात का हीरा सोचने लगा कि महल के आंगन में कीमतदार चावल, मेवे और रेशम चादरें लाकर दिखाऊंगा। रामलाल ने मन ही मन कहा कि सोना चांदी का थैला भरकर लाऊंगा। झोटा ने बड़े बड़े राजसी वस्त्र और राजा की प्रशंसा लाकर अपनी चाल समझी। अगले दिन तीनों दरबार में अलग अलग सामान लेकर आए। हीरा ने एक सजी धजी झोली दिखाई जिसमें मसालों और सूखे मेवों का ढेर था। उसने कहा, जहांपनाह, ये सब हमारे महल की थालियों की शोभा बढ़ाने के लिए है और इनसे राज्य के मेहमानों का मान बढ़ेगा। रामलाल ने कई पन्नों के कागजों पर हस्ताक्षरित ऋण पत्र और कुछ छोटे छोटे सिक्के निकाले जो उसने यहाँ वहां से इकट्ठे किए थे। झोटा ने राजसी कपड़ों का एक गट्ठर निकाला और जोर देकर बोला कि यह राज के दरबार की शान बढ़ाएगा। तीनों ने अपने अपने हुनर और वस्तुएं बड़ी शान से पेश की, पर अकबर की आंखों में कुछ अलग ही सवाल था। उसने पूछा, यह सब अच्छा है, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ये सब किस उद्देश्य से संजोया? क्या ये सब आने वाले समय में राज्य और प्रजा के काम आएगा या तुम्हारे निजी लाभ के लिए? तीनों ने घुमा फिराकर अपने अपने तर्क दिए, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाया कि किस तरह ये चीजें सामूहिक हित में लगेंगी। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक सरल उपाय सुझाता हूं। कल ही तीनों को उन चीजों के साथ बाजार भेज दीजिए
पर बाजार को असली रूप में न बताएं कि वे महल के हैं। देखें कि वस्तुएं किस तरह बिकती हैं और किसे अधिक प्राथमिकता मिलती है। जो वस्तु जनता के काम की होगी वही सच्ची प्रतिष्ठा और उपयोग दिखाएगी, और जो वस्तु केवल दिखावे की हो वो समय के साथ मिट जाएगी। अकबर ने विचार किया और ये सोचा कि ये परीक्षण ठीक रहेगा। अगले सप्ताह तीनों नौकरों को शहर के अलग अलग बाजारों में भेजा गया। हीरा ने महंगे मसालों और सूखे मेवे के साथ बाजार में लगने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि लोग स्वाद और तिजोरी के लिए ये खरीद लेंगे और धीरे धीरे ये उसके लिए बड़े मुनाफे का कारण बनेगा। रामलाल ने छोटे छोटे सिक्कों वाले थैले निकाले और ठानी कि लोगों को ऋण देकर वे उनकी देनदारी में उलझेंगे और वह प्रलोभन से उनका धन छीन लेगा। झोटा ने सोचा कि वह राजसी कपड़े जनता को दिखाकर अपना नाम करेगा। वो सोच रहा था कि किसी अमीर व्यापारी से मेलजोल बढ़ेगा और वो अपने लिए ऊंची जगह हासिल कर लेगा। पहला दिन गुजरता गया। हीरा ने अपना सामान रखा और चटपटा स्वाद दिखाकर लोगों को आकर्षित किया। पर कुछ ही घंटों में ही उसे एहसास हुआ कि लोग मसालों पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे। वे साधारण खाने पर ही खुश थे। हीरा ने कीमतें कम की, फिर और कम की, पर उसका लालच उसे बेचने से रोक रहा था। वो लाभ कम सोचकर नीचा नहीं दिखा सकता था। लोगों की रुचि सीमित थी और धीरे धीरे हीरा का ढेर घटता गया, पर लाभ अपेक्षित नहीं मिला। दूसरी ओर रामलाल की चाल थोड़ी चालाक निकली। उसने कुछ गरीबों को उधार दिया और उनसे छोटे छोटे ब्याज लिए। आरंभिक दिनों में उसे लगने लगा कि उसकी योजना सफल है, पर जल्द ही लोग उसकी पकड़ से बचने लगे। कुछ ने ऋण चुकाए, कुछ ने उसे ठुकरा दिया और कुछ ने उसे पुलिस के यहां आने की धमकी दे दी। झोटा की स्थिति अलग थी। राजसी कपड़ों की महंगाई और दिखावे ने उसे कुछ खरीदार दिए, पर वे व्यापारी थे और व्यापारी गंभीर सौदे करना चाहते थे। वे झोटा की असलियत और उसकी वस्तुओं की गुणवत्ता पर शक करने लगे। झोटा ने जल्दी बिक्री करने के चक्कर में कपड़ों की कीमतें घटाईं और अपना प्रतिष्ठा धीरे धीरे खोती देखी। तीनों की योजनाएं विफल होती दिखी, पर उनको हार मानने की आदत न थी। वे अकबर के दरबार लौटे तो थकीहारी आंखों के साथ, पर फिर भी अपनी चालों की खुराफात में विश्वास रखते हुए। अकबर ने एक बार फिर पूछा कि बाजार में क्या हुआ। तीनों ने अलग अलग बहाने बनाए। हीरा बोला कि मौसम ने साथ नहीं दिया। रामलाल ने कहा कि लोगों ने ऋण वापस किए बिना भाग लिया, और झोटा ने कहा कि व्यापारियों ने महंगाई के बहाने उसकी वस्तुओं को कम आंका। अकबर देख रहा था कि समस्या वस्तुओं की नहीं, पुरुषों की सोच की है। उसने फिर से बिरबल को अपनी बात बताने का मौका दिया। बिरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि असली परीक्षा यहां नहीं हुई। हमें यह देखना चाहिए कि जब लालच मनुष्य के सामने हो और वही लालच उसे कम दिखने लगे, तब उसका व्यवहार क्या होता है। आइए मैं एक कथा सुनाऊं जो इन तीनों को आज ही समझा देगी। और उसने तीनों से कहा कि वे कल सुबह दरबार में आए और एक एक बर्तन लाए, पर बर्तन को खोल कर न दिखाए, सिर्फ राजा के सामने रखते। तीनों सहमत हो गए, पर उनके लालच ने फिर से रास्ते ढूंढ लिए कि किस तरह वो बर्तन जितना बड़ा दिखे उतना ही उसका मान बढ़ेगा। अगली सुबह तीनों महल में पहुंचे। हीरा ने एक सुनहरी झोली भरी बर्तन की थैली लाई, जिसे देखकर लोगों के मुंह खुल गए। रामलाल ने एक चमचमाता संदूक लाया, जिसमें कई छोटे छोटे कागजी दस्तावेज और एक चाबी थी। झोटा ने एक बड़े वस्त्रलिपटे में कुछ रखा और रखरखाव का ढोंग किया। अकबर ने बर्तन को खोलने के बजाय कहा, तुम सबने अपनी इच्छाओं के अनुसार वस्तुएं संजोई, पर अब मैं चाहूंगा कि तुम ये दिखाओ कि तुम इन वस्तुओं को किस तरह से साझा करोगे और किसे महत्व दोगे, जनता को, राजा को या स्वयं को। तीनों ने अलग अलग तरीकों की बातें बताई, पर फिर भी वास्तविकता छिपी रही। तब बिरबल ने अचानक एक आसान परख सुझाई। उसने कहा, जहांपनाह, हम इन तीनों वस्तुओं को 3 अलग अलग स्थानों पर रख देंगे। एक को अन्नागार में,
एक को गरीबों के आश्रय में और एक को राजा के निजी संग्रह में। कल सुबह हम देखेंगे कि कौन सी वस्तु किस तरह उभरती है और किसका उपयोग किस तरह होता है। तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। अन्नागार में रखी हुई वस्तु दाने दाने की काम की निकली। लोगों ने खुशी से उसे बांटा और गांवों में उसकी उपयोगिता दिखी। गरीब आश्रय में रखी वस्तु का उपयोग दवा और कपड़ों में हुआ और लोगों ने राहत महसूस की। राजा के निजी संग्रह में रखी वस्तुएं कुछ दिनों तक चकाचौंध में रहीं, पर उनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं हुआ और वे भुलाकर रख दी गई। तीनों ने रोज बदलते हालात देखे और अपने अपने मन में खिन्नता आई कि उनका लगाव किस चीज से है, वास्तविक उपयोग या दिखावा। समय की चाल धीमी थी पर परिणाम साफ नजर आ रहे थे। अकबर ने फिर से तीनों को बुलाया और पूछा, तुमने देखा कि जनता ने किसे अपनाया, किससे लाभ मिला और किसने अपना रंग खोया? हीरा, रामलाल और झोटा चुप रहे, क्योंकि उनका दिल समझता था कि वास्तविक उपयोग ही स्थायी होता है। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह काम केवल एक परख नहीं था, बल्कि शिक्षण भी। लालच इंसान को छोटी छोटी चालों में बांध लेता है। वह चीज जो जनता की भलाई में लगती है, वही दीर्घकालिक सम्मान पाती है। दिखावे की चीजें कुछ देर जादू कर सकती हैं, पर वे जल्दी फीकी पड़ जाती है। अकबर ने उनकी बात पर दमका कर तीनों को अपने सामने खड़ा किया और कहा, मैं तुम तीनों को आज एक और अवसर दूंगा, पर इस बार सच्चाई के साथ। तुम लोग महल के स्वामित्व में कोई ऐसी चीज चुनो जो तुम व्यक्तिगत रूप से न रखो, पर जिसमें जनता को लाभ दिखे, जिसे तुम साझा कर सको, ना कि छिपा कर अपने पास रखो। तीनों नौकरों का मन विचलित हुआ। हीरा ने सोचा कि वह एक सार्वजनिक रसोई बनाएगा जहां पर लोगों को सस्ता भोजन मिलेगा, पर कमाई किस तरह उससे होगी? रामलाल ने मन ही मन सोचा कि एक मुफ्त ऋण कोष बना देगा जिससे लोग उधार लेकर गांव की स्थिति सुधार सकें, पर फिर परिश्रम के बिना पैसा कहां से आएगा? झोटा ने सोचा कि पगड़ी और कपड़े बांटने की योजना करेगा, पर क्या इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? उन्होंने सोचा और सोचकर एक एक योजना बनाई। हीरा ने अपनी झोली में से कुछ मसाले और दाने चुपके से निकाले और महल के निकट एक छोटी सी रसोई खोल दी। उसने अपने लालच को पराजित करते हुए देखा कि लोग रोज मर्रा का भोजन वहां पाकर खुशी मनाते हैं। उसकी रसोई में कोई चाकू से नहीं, बल्कि सहयोग से खाना बनता था, और उसने धीरे धीरे अपने लाभ को कम कर दिया, पर उसके मन में संतोष हुआ कि रोज कई लोग तृप्त होते हैं। रामलाल ने छोटा सा ऋण कोष शुरू किया, पर सख्ती और विवेक से। उसने कर्ज देते समय लोगों की क्षमता को देखा और समझदारी से फायदेमंद योजनाएं अपनाई। परिणाम स्वरूप गांवों की हालत सुधरी और रामलाल को भी सम्मान मिला। झोटा ने राजसी कपड़ों से हटकर लोकवस्त्र बनवाए जो सस्ते और टिकाऊ थे। उसने दिखावा कम किया और उपयोगिता बढ़ाई। नतीजा ये हुआ कि तीनों ने अपनी अपनी चालों को बदलकर समाज को कुछ दिया और बदले में उन्हें सच्चा सम्मान मिला। अकबर ने ये सब देखा और मुस्कुराया। उसने दरबार में उन तीनों की प्रशंसा तो की, पर साथ ही साथ उन्हें यह समझाया कि असली धन वह है जो साझा करने पर बढ़ता है, न कि छुपाकर घटता। तीनों ने अपनी गलती मानी और स्वीकार किया कि लालच ने उन्हें भाग्य से नहीं बल्कि समस्याओं से मिला दिया था। इस प्रकार अकबर के दरबार में आए 3 लालची नौकरों की कथा खत्म हुई, पर उसकी सीखें लोगों के मन में दबी रही। उस दिन से ही महल के आसपास लोग अक्सर कहते कि दिखावा चला जाता है पर काम रहता है, और जो राष्ट्र और प्रजा के काम आए वही समय के साथ मान बनता है। अकबर के दरबार में वो समय था जब सुबह की पहली किरण महल की चूड़ियों पर पड़कर सुनहरी चमक बिखेरती और दरबार के आंगन में आने वाले हर शख्स के चेहरे पर एक नई उम्मीद जगाती। पर उसी शहर में इस समय चोरों की एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी साजिश चल रही थी कि नगरवासी रातों रात बेचैन हो उठे थे। बाजारों से दुकानों तक, अन्नागारों से राजकीय गोदाम तक, कहीं न कहीं चोरी की खबर सुनाई देती थी।
चोरी हुई चीजें कभी बड़े नाजुक सामान नहीं थे, पर उनकी जगह और समय इस कदर चुनी हुई थी कि उसे सामान्य समझकर कोई ध्यान न दे। अकबर जब तक इन खबरों से अनजान थे, तब तक महल में शांति और व्यवस्था का माहौल था। पर जब इन चोरी की घटनाओं की धार तक उनके पास पहुंची, तब उन्होंने खुद इसका पता लगाने का निश्चय किया। अकबर ने पहली बार चोरी की खबर तब सुनी जब एक सुबह बिरबल दरबार में आते हुए थकाहारा सा चेहरा लिए बैठा। उसने बताया कि हाल ही में हुए 3-4 मामलों में चोर ऐसी चाल चलकर निकले कि पुलिस भी चकरा गई। अकबर ने चुपचाप सुना और उसके बाद कहा कि इसे महज संयोग नहीं माना जा सकता। अगर शातिर चोर है तो उन्हें रोकना होगा। अकबर की आवाज में ऐसा ठोसपन था कि दरबार के दिलों में एक नया उत्साह जाग उठा। उन्होंने शहर के मुखिया और जेल के मुखिया को बुलाया और पूछा कि चोरी के कितने मामले दर्ज हुए हैं और क्या कोई सुराग मिला है। मुखिया ने बताया कि चोरी की प्रकृति में एक बात सामान्य है। चोर 3-4 दिनों तक छिप जाते हैं और फिर अचानक किसी अनजान रात में कहीं से भी निकलकर निशाना साध लेते हैं, और हर बार वे किसी न किसी प्रकार से बड़ी चालाकी दिखा जाते हैं। अकबर ने थाम लिया कि ये साधारण चोर नहीं, ये कोई व्यवस्थित गिरोह है। अकबर ने तुरंत बिरबल से कहा कि वह इस मामले की तह तक जाए और चोरों का पता लगाए। बिरबल ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से समय समय पर अकबर की सहायता की थी, और आज भी उसने कुछ योजना बनाई। वो जानता था कि सीधे सीधे पूछताछ से कोई बड़ा सुराग नहीं मिलेगा। चोर अपनी चालों में माहिर थे और वे छुपने के लिए सुलझे हुए संकेत छोड़ते थे। बिरबल ने पहले यही तय किया कि चोरी की घटनाओं का पैटर्न खोजा जाए। किस समय, किस जगह और किस प्रकार की चीजें गायब हो रही है। उसने जनता के साथ गोष्ठियां करवाई, दुकानदारों से बातें करवाई और उन साधारण लोगों से भी पूछताछ करवाई जिनका रोजमर्रा का काम इन स्थानों से जुड़ा था। कुछ दिन की मेहनत के बाद बिरबल ने पाया कि चोरी वाले मामलों में एक दिलचस्प समानता थी। चोरी रात के उसी पहर में होती थी जब महल की शहनाई और मंदिर की घंटियों की आवाज अचानक बंद हो जाती थी, मानो कहीं कोई संकेत सुनाई देता हो और चोर उसी संकेत का फायदा उठाकर निकल पड़ते हों। अकबर ने यह सुना तो उसकी आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा कि क्या कोई जगह ऐसी है जहां से यह संकेत जा सकता है। बिरबल ने कहा कि शहर के कुछ प्राचीन कुएं, पत्थर के तख्तों और पुराने हनुमान मंदिरों के पास ऐसे संकेत मिलते हैं, पर वो सुनिश्चित नहीं था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि रात में चौकसी बढ़ाई जाए और 7 दिनों तक गुप्त गश्त रखी जाए। लेकिन 8वें दिन फिर चोरी की खबर आई। इस बार चोरी हुई वस्तु एक अनमोल पन्ना सा लेख था जो राजभाषा विभाग के महत्वपूर्ण अभिलेखों में रखा गया था। यह खबर सुनकर अकबर का चेहरा गहरा हो उठा। उसने स्वयं आदेश दिया कि अगले चोर को पकड़ने के लिए वो रात में छिपा रहे। बिरबल ने सोचा कि किसी को लुभाने के लिए चोर के सामने ऐसी चीज रखी जाए जिसकी वे चाह में फंस जाए। उसने सुझाव दिया कि राजभाषा विभाग के अभिलेखों में से कुछ नकली दस्तावेज बनाकर रखे जाएं, जो दिखने में बहुमूल्य हों पर असल में किसी के काम न आए। अकबर ने बिना देर किए ये आदेश मंजूर कर लिया और कहा कि इसे केवल चुने हुए कुछ लोगों को ही बताया जाए। सारथियों और चौकीदारों को नए संकेत दिए गए कि वे रात को निश्चिंत रहें, किंतु किसी बाहरी को पता न चले। अगले रात अकबर ने खुद महल के एक पुराने कक्ष में छिपकर देखा। रात की घड़ी बीत रही थी। जनवरी की ठंड में हवाएं भगवन की तरह धीरे धीरे महल की दीवारों पर सरकती थी। अकबर का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखें अंधेरे में हर हलचल को पकड़ने को तैयार थी। आधी रात बीती तो कुछ सन्नाटा था। अचानक महल के एक कोने में हल्की सी खनक हुई। किसी ने चूड़ियां हिलाई हों या फिर पत्थर पर पाव पड़े हों। अकबर ने धीरे से अपने बंधु सैनिक को संकेत किया और वो धीरे चुपके वहां पहुंचा। तभी अचानक 5 परछाइयों ने महल के आंगन से होते हुए तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। वे सन्नाटे में हवा के साथ उभर कर निकल चुके थे। एक के हाथ में टॉर्च था,
दूसरे के पास बड़ी सी झोली, तीसरे ने कुछ उपकरण लिए थे और बाकी दो ने चौकन्नी निगाहों से रास्ता देखा। अकबर की रूह कांप उठी, पर उसने खुद को स्थिर रखा। उसने इंतजार किया कि कब तक वे महल के अनमोल कक्ष तक पहुंचे। चोर बिना किसी आवाज के चल रहे थे, मानो रात उनके संग हो और अंधेरा उनकी हुंकार। जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो एक चोर ने बारीकी से ताला खोमने लगे और 2 मिनट के भीतर उन्होंने ताला खोल दिया और ऊपरी हिस्से में रखे नकली दस्तावेजों को झोली में डाल लिया। अकबर ने संकेत पर सैनिक हमला कर दिया और चोरों को पकड़ लिया गया। पर चोरों की पहचान देखकर अकबर भी चौंक उठा। वे पांचों किसी बाहरी गिरोह के नहीं थे, बल्कि शहर के ऐसे लोग थे जिनके चेहरे अकबर पहले भी देख चुका था। जब चोरों की गिरफ्तारी हुई तो अकबर ने तुरंत सवाल किया कि वे कौन हैं और क्यों चोरी करते हैं। चोरों के मुख पर न डर था न पश्चाताप। उनमें से एक बोला, राजा की नजर से छिपकर हम नहीं रहते, पर हमारे काम के कारण हम ये करना पड़ता है। अकबर ने गुस्से और जिज्ञासा में कहा कि यह काम अपराध है और उसका दंड मिलेगा। तब बिरबल ने बीच में आकर कहा कि जब चोरों के चेहरे और वेशभूषा से ऐसा प्रतीत होता है कि वे सदैव ये काम करते आए हैं, तो हमें ये पता करना चाहिए कि उनके पीछे क्या वजह है। अकबर ने आदेश दिया कि चोरों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उनसे धीरे धीरे बात की जाए ताकि उनकी कहानी सामने आ सके। पहला चोर, जिसका नाम अब्दुल था, उसने कहा कि वो कभी एक अच्छे दर्जी का पुत्र था, पर दुर्भाग्य और बेमौसम अकाल ने उसके परिवार को तोड़ा। उसने कहा कि उसने कई बार न्याय मांगने की कोशिश की, पर लोग उसकी पीड़ा पर ध्यान नहीं देते थे। दूसरा चोर, जिसका नाम मीना लाल था, उसने कहा कि वो कोई लापरवाह चोर नहीं, बल्कि मजबूरी में शहर का कचरा उठाकर बेचता था, पर हाल ही में उसके ऊपर घाटा इतना बढ़ा कि उसने चोरी का रास्ता अपनाया। तीसरे का नाम था सैयद अब्बास। चौथा रीना, जो स्त्री थी, और उसका परिचय उसने शहर की किसी ढाबे में काम करने वाली के रूप में दिया। और पांचवा था छोटा रामू, जो कहीं का न कहीं अनाथ था। जब अकबर ने उनकी आंखों में देखा तो पसीना छूट गया। उनमें से कुछ की बातें खरी लगी, पर क्या कोई बहाना चोरी को सही ठहरा सकता है? बिरबल ने सबकी बातें सुनी और कहा कि उन्हें गहराई से पहचाना जाना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि चोरी करने वाले पांचों में से कुछ तो दूसरों के दुखों से प्रेरित है, पर यह भी संभव है कि उनके पीछे कोई बड़े बंदे का हाथ हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें भेजता है और उनसे हिस्सा लेता है। अकबर ने सोचा कि यदि चोर किसी बड़े गिरोह के लिए काम करते हैं तो गिरोह के मुखिया को पकड़ना आवश्यक है, अन्यथा फिर से यही घटनाएं घटेंगी। उसने पुलिस को आदेश दिया कि वे अब्दुल, मीनालाल, अब्बास, रीना और रामू की पुरानी गतिविधियों की छानबीन करें और यह पता लगाए कि किसने उन्हें आदेश दिया था। जांच में एक और अविश्वसनीय मोड़ आया। जब पुलिस ने चोरों के घर और उनके संघटक स्थानों की तलाशी ली तो उन्हें कुछ अजीब कागज और पर्चे मिले, जिन पर किसी बड़े घर के कुछ वाहनों के समय और कुछ पते लिखे थे। उन कागजों से संकेत मिलता था कि चोरी की जगहों के पास कुछ प्रतिष्ठित घरों के सेवक देर रात में स्पर्श करते देखे गए थे। बिरबल ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी चोरी का चेहरा वही होता है जो नजदीक नजर आता है। अकबर ने पुनः आदेश दिया कि उन प्रतिष्ठित घरों में छानबीन की जाए। छानबीन में एक पुराना नौकर पकड़ा गया जो उन पांचों चोरों को जानता था, और उसने बेनकाब होकर बताया कि पांचों के साथ एक और व्यक्ति हमेशा रहता था, एक बुद्धिमान मध्यम आयु का, जिसने उन्हें योजनाएं दी थी और उनका हिस्सा लेता था। उस व्यक्ति का नाम किसी ने नहीं बताया, पर कुछ सुराग मिले। वो उसी जिले का एक सज्जन था जो स्वयं को समाज सुधारक बतलाता था। अकबर ने उस सज्जन की फोटो मांगी और शहर में हर जगह लगवाए कि यदि किसी के पास उस व्यक्ति के बारे में जानकारी है तो उसे महल में सूचना देनी चाहिए। कुछ ही दिनों में एक नई सूचना आई। एक व्यापारी ने कहा कि उसे एक सज्जन ने कुछ अनोखे दिए थे जिन्हें वो महल की दीवारों की मरम्मत में इस्तेमाल करता था।
वे दिए चोरी जैसे कार्यों के लिए सहायक थे, क्योंकि वे बेहद हल्के और टिकाऊ थे और इन्हें रात में तीखे अलार्म की तरह लगाया जा सकता था। उस सज्जन की तस्वीर के साथ व्यापारी की बात मेल खाती थी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसे घेरे में लिया गया तो उसने धीरे धीरे अपने कृत्यों का वर्णन किया। वो सज्जन दरअसल एक प्रसिद्ध परोपकारी था। उसने शहर में कई मुफ्त स्कूल खोले थे और दान भी दिया करता था, पर उसके पीछे एक ऐसी लालसा थी जो उसकी नीयतों को बदल चुकी थी। उसने बताया कि वो अक्सर गरीबों की मदद के बहाने उन लोगों को इकट्ठा करता था जिन्हें समाज ने छोड़ दिया था, और फिर उन्हें चोरी और चोरी के बाद के कामों में लगवा देता था ताकि वे उसके अधीन हो जाएं और उसका काम आसान हो। उसने कहा कि वो उन पांचों को बस एक नई दिशा दिखा रहा था, पर उसकी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि वो उन्हें संचालित करता था और उनका बड़ा हिस्सा खुद रखता था। अकबर ने इसे सुनकर ठंडी सांस ली। कभी कभी बड़ा मुखौटा असली चेहरे को छिपा देता है। जब परोपकारी पकड़ा गया तो उसने शांति से कहा, मैंने उन्हें दोषी नहीं बनाया, मैंने उन्हें अवसर दिया। अकबर ने सख्ती से कहा कि अवसर चोरी और अधर्म के लिए नहीं दिया जाता। अदालत में मुकदमा चला और सबूत, गवाह तथा चोरों की अपनी कबूलियों से मामला और गहरा हुआ। पर अकबर की न्यायप्रियता अद्वितीय थी। उसने न केवल सजा की व्यवस्था की बल्कि ये भी विचार किया कि यदि कारण ही गरीबी और अवसरों की कमी है तो न्याय केवल दंड देने से पूरा नहीं होगा, कारण मिटाने होंगे। उसने फैसला किया कि चोरों के पीछे चलने वाले असली मनीषी को कठोर दंड मिलेगा, पर साथ ही उन पांचों के लिए सुधार के उपाय भी किए जाएं। उन्होंने आदेश दिया कि उन पांचों को किसी भी कठोर सजा की बजाय पहले सामाजिक पुनर्वास के लिए रखा जाए और उन्हें शिक्षित कर नई नौकरी दी जाए। ये आदेश सुनकर दरबार में कुछ बहस हुई। कई लोग मानते थे कि अपराध अपराध है और सख्त सजा होनी चाहिए, पर अकबर ने कहा कि न्याय का अर्थ केवल सजा नहीं बल्कि समाज की भलाई भी है। जैसे जैसे समय बीता, शहर के लोग अब उस सज्जन के असल चेहरे से शौक में थे जिसने परोपकार का नकाब पहना था। पर अकबर के करिश्मे ने लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी कि समाज में दोष का निवारण केवल दंड से नहीं बल्कि सुधार से भी होता है। उसने उन पांचों के पुनर्वास की योजनाओं पर काम शुरू किया। हीरा, माना कि अब्दुल की पुरानी पहचान में वह एक दर्जी था, को अकबर ने दरबार की वस्त्र निर्माण कारखाने में रखा, जहां वह राजसी वस्त्रों की मरम्मत और निर्माण सिखा सके। मीना लाल को अकबर ने नगर पालिका के कचरा प्रबंधन विभाग में नियुक्त किया ताकि वो ईमानदारी से मजदूरी कमाकर अपने परिवार का पालन कर सके। अब्बास को अपनाई हुई कला में नेपथ्य की जिम्मेदारी दी गई ताकि वो नगर के खेलों और मेलों में काम कर सके। रीना को उसने नगर के स्वास्थ्य केंद्र में काम दिया, जहां उसकी दयालुता लोगों के काम आई, और रामू को अकबर ने अपने निजी सैन्य अंगरक्षक के सहायक के रूप में रखा ताकि उसे अनुशासन और कार्य की महक मिल सके। इन छोटे छोटे कदमों ने न सिर्फ इन पांचों के जीवन बदल दिए बल्कि समाज को भी ये संदेश दिया कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है। समाप्ति की ओर आते हुए अकबर ने यह भी सुनिश्चित किया कि उस परोपकारी को, जिसने गरीबों का फायदा उठाकर चोरी गिरोह चलाया, कड़ी सजा मिले और उसके दान कार्य के स्रोतों की जांच हो। पर उसने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि धन-दौलत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर विश्वास के साथ साथ पारदर्शिता भी जरूरी है। लोगों ने अकबर की बुद्धिमत्ता की तारीफ की कि उन्होंने न केवल चोरों का खुलासा किया बल्कि उनके पीछे के कारणों को भी समझा और उन कारणों का निराकरण किया। चोरों की पकड़ और उनके सुधार की खबर ने पूरे राज्य में लहर फैलाई। लोग समझने लगे कि अपराध के पीछे कई बार पीड़ा और मजबूरी होती है और दंड के साथ पुनर्वास अधिक प्रभावी साबित होता है। कई महीनों बाद जब अकबर फिर दरबार में बैठे, तब वही पांचों अब सुधरे हुए चेहरों के साथ महल में आए। लोग हैरान थे कि कैसे अपराध से जुड़े लोग अब समाज के सहायक बन चुके थे। लगे हाथ बिरबल ने कहा कि ये सब दिखावा नहीं
बल्कि सच्ची परिवर्तन की मिसाल है। अकबर ने स्मित करते हुए कहा कि न्याय का असली मतलब यही है, कठोरता की जगह समझ और सुधार। और इस प्रकार अकबर ने 5 चोरों का खुलासा तो किया ही, साथ ही समाज में एक नई सोच और नई उम्मीद भी जगाई। लोग अब चोरी जैसी घटनाओं से डरने के साथ साथ ये भी मानने लगे कि यदि कोई गलती करता है तो उसे अवसर दोबारा देने पर वो बदल भी सकता है। अकबर की दूरदर्शिता ने न केवल चोरों को पकड़ा, बल्कि नगर के लोगों के दिलों में दया और न्याय की नई लौ जलाई। अकबर के दरबार की बात है कि एक बार दरबार में अजीब सी हलचल सी छा गई। वसंत का मौसम था, हवा में फूलों की खुशबू और महल के बगीचे में रंग बिरंगे झूले लगे हुए थे। नगर में त्योहार की तैयारी थी और अकबर ने भी चाहा कि इस बार कुछ ऐसा किया जाए जिससे प्रजा का मन प्रसन्न हो और दरबार का माहौल खिल उठे। अकबर को नाच गाने का बहुत शौक था। वे अक्सर संगीतज्ञों और नर्तकों को महल में बुलाते और खुद भी कभी कभी गायन संयम कर लेते। पर इस बार उनका मन कुछ अलग करने को चाह रहा था, एक ऐसी रस्म जो न केवल मनोरंजन करे, बल्कि दरबारियों के दिलों में मानवता और सहजता की अनुभूति भी जगाए। बीरबल को अकबर का यह विचार बताते हुए अकबर ने कहा, आज मैं स्वयं नाचना चाहता हूं, ठीक ऐसे ही, बिना कोई अतिशैली और दिखावे के। पर मैं चाहता हूं कि यह सर्वसाधारण के बीज जैसा लगे। न मैं सम्राट के रूप में दिखूं और न ही कोई औपचारिकता झलकती हो। क्या तुम कोई उपाय सुझा सकते हो जिससे मेरा नृत्य सच्चा और निर्बाध लगे? बीरबल ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यदि आप खुद सादा रूप में बाहर निकलेंगे तो लोगों की प्रतिक्रियाएं 2 प्रकार की होंगी। कुछ आपको वास्तव में सराहेंगे और कुछ आपके सामने नाचने को अपमान समझ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये नाच सभी को एक नया अनुभव दे, तो मुझे कुछ चलाकर दिखाने दीजिए। अकबर ने अपने प्यारे सलाहकार पर पूर्ण भरोसा रखा और अनुमति दे दी कि बीरबल जो चाहे करे। बीरबल ने कई योजनाएं सोची, पर अंततः एक चालाकी भरा विचार उसके मन में आया। उसने कहा, जहांपनाह, आज मैं महल के बाहर बाजार में एक मेला कराऊंगा और इसमें ऐसी झांकी लगेगी कि लोग स्वयं आकर देखेंगे। आप सूक्ष्म वेशभूषा में निकल आए और बीच भीड़ में नाच कर जाइए। पर मैं एक शर्त रखता हूं, आपकी उपस्थिति केवल लोगों के मनोरंजन तक सीमित न रहे। मैं चाहूंगा कि लोग आपकी सरलता और सामान्यता को देखकर ये सोचें कि सम्राट भी उनसे कुछ समय साझा कर सकते हैं। मैं भी एक हल्की सी तबाही, मुस्कुराहट और हलचल खड़ी कर दूंगा ताकि लोग पूरी तरह से उसमें खो जाएं। अकबर ने विचार कर कहा, छिपकर नाचना मुझे भले लगे, पर क्या इसमें कोई अपमान की भावना नहीं आएगी? बीरबल ने कहा, यदि ये सब प्रेम और पारदर्शिता से होगा तो अपमान की कोई गुंजाइश नहीं। सम्राट की ये सहजता जनता को प्रगाढ़ धार्मिकता और स्नेह का अनुभव देगी। अकबर ने हामी भरी और योजना पर अमल करने का आदेश दिया गया। बीरबल ने महल के रसोइयों, कुतुबनुमा बाजारियों और कुछ परिचित कलाकारों से मिलकर एक झांकी तैयार की, जिसमें तरह तरह की लोकनृत्य और खेल दिखाए जाने थे। उसने बाजार के मध्य में एक छोटी सी रंगोली की जगह तैयार करवाई और वहां एक ढोलकनाद दुकान स्थापित की। बीरबल ने कुछ जनता कलाकारों को धातु के नगाड़े और ताश के साथ लाकर बैठाया ताकि भीड़ का ध्यान केंद्रित रहे। उसने अकबर की वेशभूषा भी सोच समझ कर चुनी। सरल कढ़ाई वाला सफेद अंगरखा, सिर पर हल्की सी पारंपरिक टोपी और पगड़ी नहीं। अकबर ने भी अपनी मान्यताओं का त्याग करते हुए बीरबल की बताई वेशभूषा धारण की और महल के छोटे दरवाजे से बिना किसी परमिशन के बाजार की ओर निकल पड़े। बस उनके साथ कुछ सामान्य सैनिक और 1-2 परिचित थे जो किसी तरह भीड़ में घुलने में मदद करेंगे। बाजार में अकबर के अचानक प्रकट होने से कुछ लोग चौंके, पर उन्होंने सोचा कि ये कोई साधारण नर्तक है। उन्होंने उसे देखकर उत्साह से तालियां बजाईं। अकबर ने भीड़ में घुलकर मधुर हल्के कदमों से नाचना आरंभ किया। उनके कदमों में ऐसी सहजता और मुस्कान थी कि कुछ समय बाद भीड़ उनका ध्यान सटे रह गई। सादगी और सहजता की ये परछाई लोगों के दिलों को छू गई
कई वृद्धों की आंखों में नर्म चमक आ गई और कुछ बालक हंसते हुए उनके चारों ओर नाचने लगे। अकबर बिना किसी राजसी शान के अपने कदमों के साथ हंसते, थिरकते और हाथों से तालियां बजाते रहे। नाचते नाचते वे एक छोटी सी लड़की के पास पहुंच गए जिसका नाम पद्मा था। वो अपने मां के साथ उन बाजार की मिठाइयों की दुकान पर खड़ी थी। जब अकबर ने उसके साथ कुछ कदम मिलाए तो पद्मा की आंखों में आश्चर्य और आनंद की परतें फैल गई। पर बिरबल की योजना सिर्फ भीड़ को प्रसन्न करना नहीं थी। उसने छिपकर कुछ लोग नियुक्त किए थे जो बाजार के कुछ दिग्गज व्यापारियों और दरबारियों की निगरानी कर रहे थे, जिन लोगों को शक था कि वे अपनी शान के बावजूद सामान्य पुरुषों में भेदभाव कर रहे हैं। बिरबल चाहता था कि नाच के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटे जो लोगों की असल प्रकृति को उजागर करें। उसने कुछ नकली चालाक लोगों को भीड़ में रख दिया जो तरह तरह के सवाल और प्रलोभन कर रहे थे। कौन सा व्यापारी उदार है, कौन सा घमंडी, कौन सा स्नेही और कौन सा दिखावटी। बिरबल के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान थी। वो जानता था कि इस नाटक से बहुत कुछ उजागर होगा। नाच के क्रम में अकबर ने कुछ तालमेल के साथ बाजार की ओर बढ़ने का संकेत दिया। तभी भांति भांति की हलचल हुई। एक व्यापारी ने जो ऊंचे कपड़े बेचता था, उसने अकबर के नाचते रूप को देखकर ठहाका लगाकर कहा, ऐसा नृत्य किसी महल में ही होना चाहिए, पर यहां? उसकी बात का मतलब साफ था। यहां नाचने वालों का स्थान नहीं है, यहां व्यापार है। कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे और उनकी मुस्कान में अकस्मात घमंड की चमक थी। अकबर ने सुना और एक लज्जित परंतु शांत मुस्कान के साथ मुंह मोड़ लिया। पर कुछ ही दूरी पर एक वृद्ध चश्मा पहनकर बैठे कपड़े के व्यापार ने, जिसने पहले कई बार अखबार के दान का अनुभव किया था, अकबर को पहचान कर एक छोटी सी चाय की थाली भेज दी और कहा, आओ, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। इस सहजता ने अकबर को मुस्कुराने पर विवश कर दिया। वो उस व्यापार का धन्यवाद कर नाच से कुछ कदम पीछे हटे और थाली से चाय पी। भीड़ ने उन दोनों की सरलता देखकर तालियां बजाईं। बीरबल ने देखा कि जो घमंडी व्यापारी था उसने बड़ी शान से अकबर के नृत्य को तुच्छ समझा, पर बिरबल को और भी कुछ देखना था। उसने अपने एक आदमी को संकेत दिया और उसी समय बाजार की गलियों में से कुछ नकली चोरों ने हल्की सी खिंचाई और चोरी का नाटक शुरू कर दिया। वे कुछ हल्के सामान उठाकर भागने लगे। तभी भीड़ में हलचल मची। कुछ लोग अपने सामान की रक्षा के लिए भागे, कुछ चिल्लाए और कुछ डर कर छिप गए। पर सच्चाई यह थी कि उन लोगों में जो सबसे पहले चोर को पकड़ने निकले वे थे जिनको दिल में सच्चा साहस था। वो पोषक व्यापारी, वही वृद्ध जो चाय दे चुका था, और कुछ साधारण लोग जो अक्ल और नैतिकता से भरपूर थे। वही घमंडी व्यापारी और कुछ दरबारी जो शान दिखा रहे थे। वे सफलता से दूर खड़े रहे और केवल नजरें झुकाकर देख रहे थे कि कैसी अफरातफरी मची है। भीड़ ने देखा कि किसकी प्रतिक्रिया क्या है और ये जवाब बहुत कुछ कह गया। अकबर ने भीड़ की प्रतिक्रिया देखी और उनका हृदय उमड़ उठा। वे स्वयं भी अब गंभीर मुद्रा में आए और चोरों का पीछा करने लगे। कुछ ही क्षणों में चोर पकड़े गए और सामान वापस किया गया। भीड़ ने उन लोगों की तारीफ की जिन्होंने साहस दिखाया। पर बिरबल का अगला कदम कुछ और ही था। उसने अचानक बाजार में एक बड़ा हल्ला मचा डाला। ये नाच असली सम्राट का नाच है। ये शब्द सुनकर कुछ लोग चौंक उठे, कुछ झट से पीछे हटे। घमंडी व्यापारी की पाव जड़ हो गई। वो समझ गया कि उसने क्या खो दिया था। अकबर ने अपनी नकली वेशभूषा हटाकर अपना असली चेहरा दिखाया और सबने एक साथ देखा कि जो व्यक्ति वे सामान्य समझ रहे थे वो उनका सम्राट था। भीड़ में जो लोग पहले सहानुभूति दिखा रहे थे वे आनंदित हुए और जो घमंड दिखा रहे थे वे शर्मिंदगी की आग में जल उठे। पर बीरबल ने केवल इतनी बात चाही थी कि लोग अपने कर्मों का सामना करें। उसने महसूस किया कि कुछ लोगों की प्रतिक्रिया केवल दिखावा नहीं थी, उनका स्वभाव सच्चा था। उसने मंच पर आते हुए कहा, जहां पनाह, आज हमने केवल नाच नहीं देखा,
हमने देखा कि किसका हृदय सच्चा है और किसका केवल रूप दिखावा है। सम्राट ने स्वयं ये दिखाया कि वे अपने प्रजा के साथ सुख दुख बांटना चाहते हैं और ये बताने आए कि महानता केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं आती, बल्कि जनों के बीच में समय बिताने से आती है। अकबर ने भीड़ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता था कि आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हंसी, रोष, उल्लास और शर्म, सब मेरे लिए एक शिक्षा बने। मैं नृत्य कर रहा था क्योंकि मन चाहता था, पर उससे कुछ और भी मिला, ये जानना कि मेरे देश में लोग कितने दिलदार हैं। बाद में जब सब शांत हुए, अकबर ने बिरबल की ओर देखा और बड़ी गर्मजोशी से कहा, तुमने आज जो कुछ भी किया वो बहुत सूक्ष्म और उपयुक्त था। तुमने ये नहीं दिखाया कि मैं राजा हूं, तुमने ये दिखाया कि मैं इंसान भी हूं। लोगों ने ये देखा और सीखा। बिरबल ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, कभी कभी लोगों को ये याद दिलाना जरूरी होता है कि शाही वेशभूषा के पीछे भी वही हृदय धड़कता है जो हर किसी का धड़कता है। जब वो हृदय नृत्य में खुलता है तो समाज के बीच स्नेह का सेतु भी बनता है। अकबर हंसा और वहां उपस्थित सभी ने तालियां बजाईं। पर कहानी का अंत यही नहीं था। अगले कुछ दिनों में जब अकबर महल लौटे तो कई लोग महल के दरवाजे पर लाइन में खड़े होकर आए। किसी ने कहा कि वो गरीब है और उसे कुछ खाद्यान्न की आवश्यकता है। किसी ने कहा कि उसकी बेटी की शादी के लिए थोड़ी सहायता चाहिए, तो किसी ने सिर्फ अपनी कला दिखाने की इच्छा जताई। अकबर ने उन सभी की ओर ध्यान दिया और आदेश दिए कि जो भी यथासंभव मदद की जा सके वह की जाए। उस घड़ी से बाजार में जो प्रेम और आपसी सहयोग दिखा था, उसने शहर के वातावरण को स्थायी और कुछ परिचित कलाकारों से मिलकर एक झांकी तैयार की, जिसमें तरह तरह की लोकनृत्य और खेल दिखाए जाने थे। उसने बाजार के मध्य में एक छोटी सी रंगोली की जगह तैयार करवाई और वहां एक ढोलकनाद दुकान स्थापित की। बिरबल ने कुछ जनता कलाकारों को धातु के नगाड़े और ताश के साथ लाकर बैठाया ताकि भीड़ का ध्यान केंद्रित रहे। उसने अकबर की वेशभूषा भी सोच समझकर चुनी। सरल कढ़ाई वाला सफेद अंगरखा, सिर पर हल्की सी पारंपरिक टोपी और पगड़ी नहीं। अकबर ने भी अपनी मान्यताओं का त्याग करते हुए बिरबल की बताई वेशभूषा धारण की और महल के छोटे दरवाजे से बिना किसी परमिशन के बाजार की ओर निकल पड़े। बस उनके साथ कुछ सामान्य सैनिक और एक दो परिचित थे जो किसी तरह भीड़ में घुलने में मदद करेंगे। बाजार में अकबर के अचानक प्रकट होने से कुछ लोग चौंके, पर उन्होंने सोचा कि ये कोई साधारण नर्तक है। उन्होंने उसे देखकर उत्साह से तालियां बजाईं। अकबर ने भीड़ में घुलकर मधुर हल्के कदमों से नाचना आरंभ किया। उनके कदमों में ऐसी सहजता और मुस्कान थी कि कुछ समय बाद भीड़ उनका ध्यान सटे रह गई। सादगी और सहजता की ये परछाई लोगों के दिलों को छू गई। कई वृद्धों की आंखों में नर्म चमक आ गई और कुछ बालक हंसते हुए उनके चारों ओर नाचने लगे। अकबर बिना किसी राजसी शान के अपने कदमों के साथ हंसते, थिरकते और हाथों से तालियां बजाते रहे। नाचते नाचते वे एक छोटी सी लड़की के पास पहुंच गए जिसका नाम पद्मा था। वो अपने मां के साथ उन बाजार की मिठाइयों की दुकान पर खड़ी थी। जब अकबर ने उसके साथ कुछ कदम मिलाए तो पद्मा की आंखों में आश्चर्य और आनंद की परतें फैल गई। पर बिरबल की योजना सिर्फ भीड़ को प्रसन्न करना नहीं थी। उसने छिपकर कुछ लोग नियुक्त किए थे जो बाजार के कुछ दिग्गज व्यापारियों और दरबारियों की निगरानी कर रहे थे, जिन लोगों को शक था कि वे अपनी शान के बावजूद सामान्य पुरुषों में भेदभाव कर रहे हैं। बिरबल चाहता था कि नाच के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटे जो लोगों की असल प्रकृति को उजागर करें। उसने कुछ नकली चालाक लोगों को भीड़ में रख दिया जो तरह तरह के सवाल और प्रलोभन कर रहे थे। कौन सा व्यापारी उदार है, कौन सा घमंडी, कौन सा स्नेही और कौन सा दिखावटी। बिरबल के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान थी। वो जानता था कि इस नाटक से बहुत कुछ उजागर होगा। नाच के क्रम में अकबर ने कुछ तालमेल के साथ बाजार की ओर बढ़ने का संकेत दिया। तभी भांति भांति की हलचल हुई।
एक व्यापारी ने जो ऊंचे कपड़े बेचता था, उसने अकबर के नाचते रूप को देखकर ठहाका लगाकर कहा, ऐसा नृत्य किसी महल में ही होना चाहिए, पर यहां? उसकी बात का मतलब साफ था, यहां नाचने वालों का स्थान नहीं है, यहां व्यापार है। कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे और उनकी मुस्कान में अकस्मात घमंड की चमक थी। अकबर ने सुना और एक लज्जित परंतु शांत मुस्कान के साथ मुंह मोड़ लिया। पर कुछ ही दूरी पर एक वृद्ध चश्मा पहनकर बैठे कपड़े के व्यापार ने, जिसने पहले कई बार अखबार के दान का अनुभव किया था, अकबर को पहचान कर एक छोटी सी चाय की थाली भेज दी और कहा, आओ, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। इस सहजता ने अकबर को मुस्कुराने पर विवश कर दिया। वो उस व्यापार का धन्यवाद कर नाच से कुछ कदम पीछे हटे और थाली से चाय पी। भीड़ ने उन दोनों की सरलता देखकर तालियां बजाईं। बीरबल ने देखा कि जो घमंडी व्यापारी था, उसने बड़ी शान से अकबर के नृत्य को तुच्छ समझा, पर बीरबल को और भी कुछ देखना था। उसने अपने एक आदमी को संकेत दिया और उसी समय बाजार की गलियों में से कुछ नकली चोरों ने हल्की सी खिंचाई और चोरी का नाटक शुरू कर दिया। वे कुछ हल्के सामान उठाकर भागने लगे। तभी भीड़ में हलचल मची। कुछ लोग अपने सामान की रक्षा के लिए भागे, कुछ चिल्लाए और कुछ डर कर छिप गए। पर सच्चाई यह थी कि उन लोगों में जो सबसे पहले चोर को पकड़ने निकले वे थे जिनको दिल में सच्चा साहस था। वो पोषक व्यापारी, वही वृद्ध जो चाय दे चुका था, और कुछ साधारण लोग जो अक्ल और नैतिकता से भरपूर थे। वही घमंडी व्यापारी और कुछ दरबारी जो शान दिखा रहे थे। वे सफलता से दूर खड़े रहे और केवल नजरें झुकाकर देख रहे थे कि कैसी अफरातफरी मची है। भीड़ ने देखा कि किसकी प्रतिक्रिया क्या है, और ये जवाब बहुत कुछ कह गया। अकबर ने भीड़ की प्रतिक्रिया देखी और उनका हृदय उमड़ उठा। वे स्वयं भी अब गंभीर मुद्रा में आए और चोरों का पीछा करने लगे। कुछ ही क्षणों में चोर पकड़े गए और सामान वापस किया गया। भीड़ ने उन लोगों की तारीफ की जिन्होंने साहस दिखाया। पर बीरबल का अगला कदम कुछ और ही था। उसने अचानक बाजार में एक बड़ा हल्ला मचा डाला। ये नाच असली सम्राट का नाच है। ये शब्द सुनकर कुछ लोग चौंक उठे, कुछ झट से पीछे हटे। घमंडी व्यापारी की पाव जड़ हो गई। वो समझ गया कि उसने क्या खो दिया था। अकबर ने अपनी नकली वेशभूषा हटाकर अपना असली चेहरा दिखाया और सबने एक साथ देखा कि जो व्यक्ति वे सामान्य समझ रहे थे, वो उनका सम्राट था। भीड़ में जो लोग पहले सहानुभूति दिखा रहे थे, वे आनंदित हुए, और जो घमंड दिखा रहे थे, वे शर्मिंदगी की आग में जल उठे। पर बीरबल ने केवल इतनी बात चाही थी कि लोग अपने कर्मों का सामना करें। उसने महसूस किया कि कुछ लोगों की प्रतिक्रिया केवल दिखावा नहीं थी, उनका स्वभाव सच्चा था। उसने मंच पर आते हुए कहा, जहां पनाह, आज हमने केवल नाच नहीं देखा, हमने देखा कि किसका हृदय सच्चा है और किसका केवल रूप दिखावा है। सम्राट ने स्वयं ये दिखाया कि वे अपने प्रजा के साथ सुख दुख बांटना चाहते हैं, और ये बताने आए कि महानता केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं आती, बल्कि जनों के बीच में समय बिताने से आती है। अकबर ने भीड़ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता था कि आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हंसी, रोष, उल्लास और शर्म, सब मेरे लिए एक शिक्षा बने। मैं नृत्य कर रहा था क्योंकि मन चाहता था, पर उससे कुछ और भी मिला, ये जानना कि मेरे देश में लोग कितने दिलदार हैं। बाद में जब सब शांत हुए, अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बड़ी गर्मजोशी से कहा, तुमने आज जो कुछ भी किया वो बहुत सूक्ष्म और उपयुक्त था। तुमने ये नहीं दिखाया कि मैं राजा हूं, तुमने ये दिखाया कि मैं इंसान भी हूं। लोगों ने ये देखा और सीखा। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, कभी कभी लोगों को ये याद दिलाना जरूरी होता है कि शाही वेशभूषा के पीछे भी वही हृदय धड़कता है जो हर किसी का धड़कता है। जब वो हृदय नृत्य में खुलता है तो समाज के बीच स्नेह का सेतु भी बनता है। अकबर हंसा और वहां उपस्थित सभी ने तालियां बजाईं। पर कहानी का अंत यही नहीं था।
अगले कुछ दिनों में जब अकबर महल लौटे तो कई लोग महल के दरवाजे पर लाइन में खड़े होकर आए। किसी ने कहा कि वो गरीब है और उसे कुछ खाद्यान्न की आवश्यकता है। किसी ने कहा कि उसकी बेटी की शादी के लिए थोड़ी सहायता चाहिए, तो किसी ने सिर्फ अपनी कला दिखाने की इच्छा जताई। अकबर ने उन सभी की ओर ध्यान दिया और आदेश दिए कि जो भी यथासंभव मदद की जा सके वह की जाए। उस घड़ी से बाजार में जो प्रेम और आपसी सहयोग दिखा था, उसने शहर के वातावरण को स्थायी रूप से बदल दिया। लोग एक दूसरे की अधिक परवाह करने लगे और शानी व्यापारियों में भी नए तरह की उदारता देखने को मिली। घमंडी व्यापारी ने भी अपनी कृतियों पर पश्चाताप किया और कुछ दान कर अपना रूप बदलने का निश्चय किया। बीरबल ने इस सब को देखकर फिर एक बार मुस्कुराकर कहा, देखा जहांपना, एक नृत्य ने कितने दिल खोल दिए। पर याद रहे, ये नृत्य सिर्फ आज का रहा। अगर हमें इसे जीवन में बनाए रखना है तो प्रतिदिन की छोटी छोटी दयालु क्रियाओं का होना जरूरी है। अकबर ने इसकी गंभीरता को समझा और धीरे धीरे उन्होंने कई छोटे सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए। सार्वजनिक पुस्तकालय, मुफ्त शिक्षा के छोटे छोटे कक्ष और सामुदायिक रसोइया। सबने मिलकर देखा कि किस तरह एक छोटे से नृत्य ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला, न केवल मनोरंजन का बल्कि नैतिकता और मानवीयता का भी। समय के साथ उस दिन की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि अकबर ने नाच किया और बीरबल ने मचाया हल्ला, पर वे शब्द केवल शोर का वर्णन नहीं थे, वे उस जागृति का स्वर भी थे जो समाज में आई थी। पद्मा जैसी छोटी बालिकाएं बड़ी होकर कहती कि उन्होंने भी उस दिन के नृत्य को देखा था और वही अनुभव उन्हें बड़ेपन में भी सहानुभूति और संयम सिखाता रहा। जाकर लोग बड़े बड़े लोगों की शान से नहीं बल्कि उनकी मानवता से प्रभावित होने लगे। अकबर का यह सरल कार्य एक कथा बन गया जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे। कैसे एक नृत्य ने हंसी के साथ साथ संवेदनशीलता भी जगाई और कैसे एक चालाक दयालु सलाहकार की सूझबूझ ने समाज में सकारात्मक हलचल ला दी। कई सालों बाद भी जब अकबर की यादों को लोग ताजा करते तो वे उस दिन के बारे में विस्तार से बताते। कैसे मैदान में तालों की गूंज थी, कैसे भीड़ में एक साधारण व्यक्ति ने थाली दी, कैसे चोर पकड़े गए और कैसे अंत में सम्राट ने अपना मुखौटा उतारकर सबके सामने असली रूप से खुशी बांटी। बीरबल की चालाक मुस्कान और उसकी सूझबूझ के किस्से भी बाजार की कहानियों में शामिल हो गए। ये कथा केवल मनोरंजक नहीं रही, वो लोगों को ये सिखाती रही कि असली शक्ति हमेशा कोमलता और सहानुभूति में होती है और कि कभी कभी एक छोटा सा हल्ला सही मौके पर किया गया समाज में बड़े बदलाव का बीज बो देता है। और इस तरह अकबर के नृत्य और बीरबल की हलचल की कहानी नगरवासियों के दिलों में बस गई। एक ऐसा किस्सा जो बताता है कि कैसे शाही भव्यता और सामान्य मानवता का मेल कभी कभी अद्भुत रूप से समाज को बदल देता है। अकबर के दरबार में एक नए तरह की हलचल उठी जब रानी ने अचानक और अटल जिद कर दी। वो चाहती थी कि उसके लिए सोने का महल बनाया जाए। ये जिद इतना जोरदार थी कि जो लोग पहले महल के झूमर और शाही तख्त की चर्चा करते थे, वे अब रातों रात रानी की इस इकसार भरी चाहत की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि ये केवल एक शौक है, कुछ ने कहा कि रानी अपनी शान में बढ़ोतरी चाहती है, पर अकबर के मन में चिंताएं कई तरह की उभरी थी। राज्य का धन, प्रजा की भलाई और रानी की हर इच्छा के बीच संतुलन बनाना कोई आसान काम नहीं था। रानी ने एक शाम अकबर के सामने गहरी आंखों से देखकर कहा, मेरे प्रिय, मेरा मन चाहता है कि ऐसी दीवारें हों जो सोने की चमक से जगमगाती रहें, छतें जिन पर सूर्य की किरणें रसोई में नहीं बल्कि महल में नाचती हों, और एक ऐसा स्थान जहां मैं अपने अंदर की रानी को महसूस कर सकूं। क्या यह बहुत बड़ी बात है? अकबर ने उसकी आंखों में देखा और उस चमक के पीछे एक अनकहा सा दर्द महसूस किया। शायद वो केवल दिखावे की चाह नहीं थी, बल्कि कहीं वो पहचान, सम्मान और अपनी असुरक्षा को छिपाने की कोशिश कर रही थी। पर शासन की जिम्मेदारी ने अकबर को संतुलित सोचने पर मजबूर किया। उसने धीमे से कहा, जो चाहो करेंगे रानी, पर मुझे पहले ये जानना होगा कि इस महल के लिए
जो धन लगेगा वो राज्य पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। दरबार में खबर फैलते ही मंत्री और वित्त प्रबंधक उफन पड़े। कुछ ने सलाह दी कि जितना सोना खर्च होगा वो राज्य की भलाई में लगे, नए कुएं, अनाज भंडार और सड़कों पर खर्च किया जाए। कुछ ने कहा कि यदि रानी चाहती है तो उसके लिए कुछ सोने के पलक के झूमर या गहने दिए जा सकते हैं, पर महल पूरा सोने का बने ये बहुत बड़ी बात थी। बिरबल ने अपनी पहचान के अनुरूप मुस्कुराकर कहा कि पहले इस इच्छा की जड़ तक पहुंचना चाहिए। क्यों रानी को ऐसा चाहिए? वो कोई रूपक होगी या कोई असमर्थता का प्रदर्शन? अकबर ने बिरबल से पूछा कि क्या वो कोई चाल चली जा सकती है जिससे न केवल रानी की चाह शांत हो बल्कि राज्य का भी हित बना रहे। बिरबल की आंखों में वो चमक थी जो अक्सर हल्का सा झूठ और गहरी सच्चाई के बीच की सूक्ष्म चालें दिखा देती थी। बीरबल ने सुझाया कि पहले रानी की जिद की परीक्षा लेने दी जाए, बिना ये बताए कि महल सोने का बनेगा या नहीं। उन्होंने राजभवन के कुछ कुशल वास्तुकारों और कारीगरों को बुलाया और कहा कि वे रानी के लिए एक मॉकअप बनाकर दिखाएं, पर वो मॉकअप ऐसा हो कि रानी समझ बैठे कि ये सोना ही है। यदि रानी का मन केवल दिखावे का था तो वो मॉकअप पर ही खुश हो जाएगी, पर यदि उसकी चाह किसी और गहरे कारण से थी तो उसे सिर्फ दिखावे से संतुष्टि नहीं होगी। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, पर कितने ही लोगों के मन में भय था कि यदि ये चाल पकड़ी गई तो रानी की प्रतिष्ठा कैसे रहेगी। करीब 2 सप्ताह में ही बिरबल और कारीगरों ने एक अजीब सा काम किया। उन्होंने महल की पूर्व दिशा में एक छोटा सा पवेलियन बनाया। दीवारें चिकनी, खिड़कियां भारी और दीपक ऐसे लगे कि शाम होते ही वो सोने की तरह चमक उठते। मॉकअप पर पत्थर के छोटे छोटे पन्ने चिपके थे जिन पर पालिश का काम इस कदर किया गया था कि दूर से देखने पर लोग सचमुच सोने की चमक समझ लें। बिरबल ने साथ ही ये जिक्र कर दिया कि ये पवेलियन रानी के लिए एक उपहार सा है, और शाम के समय अकबर ने अपनी रानी को वहां ले जाया बिन बताए। रानी ने जब उस कक्ष के सामने कदम रखा तो उसकी आंखों में वही चमक उभर आई। उसने धीरे से कहा, यह तो सोने जैसा ही है। बिरबल ने वही इशारा चाहा। यदि रानी की चाह केवल चमक की थी तो उसके चेहरे पर संतोष आना चाहिए था, पर रानी न सिर्फ दिखने पर रुकी बल्कि कुछ देर सीने में बेचैनी लिए बैठी रही। उसकी आंखों के कोने नम हुए। वो ऐसे भाव से चुप थी जैसे कोई गहरा सवाल उसके सामने खड़ा हो। रानी ने अकबर से कहा, यह सब सुंदर है, पर क्या मैं इसे अपने भीतर की कमी के लिए नहीं चाहती? क्या मेरे लिए सोना कुछ और नहीं? ये मान का प्रतीक, स्वतंत्रता का एक रूप और मेरे अस्तित्व की गूंज है। अकबर ने उसकी बात सुनी और अंतर्मन की उस पीड़ा को समझा। निश्चय हुआ कि महल की बात केवल बनावट की नहीं बल्कि उस रिश्ते की भी थी जो रानी अकबर के साथ चाहती थी, समझ, समानता और स्वतंत्रता। बिरबल ने फिर कहा कि असली समाधान दिखावे में नहीं बल्कि व्यवहार में है। उसने सुझाव दिया कि यदि रानी को यह महसूस कराना है कि उसका सम्मान वास्तविक है तो सोने का महल बनाने के बजाय कुछ और किया जाए, ऐसा कार्य जो उसकी चाहत की जड़ को पूरा करे। रानी को राज्य के सार्वजनिक कामों में जिम्मेदारी देना, उसे लोगों के बीच ले जाकर सम्मान दिलाना और उसे सामरिक निर्णयों में भागीदार बनाना। पर रानी की जिद गहरी थी। उसने कहा कि वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसके पास एक वो महल नहीं होगा जो उसे अलग पहचान दे। अकबर ने अंततः समझौता किया। वो चाहते थे कि रानी की खुशी हो पर राज्य भी सुरक्षित रहे। उन्होंने घोषणा कर दी कि महल बनेगा पर सोने का नहीं बल्कि सोने जैसा बनेगा। ऐसा महल जो दिखने में सोने जैसा चमकेगा पर असल सामग्री स्थायी और सस्ती होगी ताकि राजकोष पर बोझ न पड़े। साथ ही उसी घोषणा में अकबर ने यह भी कहा कि यह महल केवल रानी के लिए, शाही ठाट के लिए नहीं बनेगा। उसके आंगन और कक्ष में लोगों के लिए खुले स्थान होंगे जहां गांव की महिलाएं, कारीगर और विध्वंस से आए लोग मिलकर कला, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर सके। रानी ने उस घोषणा को सुना
और उसकी आंखों में कुछ उभर आया। वो चाहती थी अकेले चमकना, पर अकबर ने उसे एक नई दिशा दी। चमक के साथ दायित्व भी। निर्माण शुरू हुआ और नगर में फिर हलचल छा गई। किसी ने सोने की चमक खोजी, किसी ने नए कला कारीगरों की सराहना की, पर बिरबल की आंखें देखते ही थी कि असली परीक्षा तब होगी जब महल बनकर तैयार होगा और रानी का दिल देखेगा कि क्या उसे असली संतोष मिला। जब महल का उद्घाटन हुआ तब वो सचमुच सोने जैसी चमक में दमकता था। पर इस चमक के पीछे लोकहित के कई कमरे भी थे। एक सार्वजनिक पुस्तकालय, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक कारीगरों की मंडी जहां स्थानीय कला को बढ़ावा मिलता। रानी ने उन स्थानों को देखकर पहली बार महसूस किया कि उसकी चाहत किसी भी रूप में समाज के लिए उपयोगी बन सकती है। उसने देखा कि जिन बागों में वो बैठती है वहां से बच्चे पढ़कर सीखते हैं। जिन कक्षों में उसकी गहनों की चमक दिखाई देती है वही कारीगर अपनी कला बेचकर परिवार पालते हैं। ये अनुभव उसके लिए नया था। शान के साथ जिम्मेदारी का मिलन। धीरे धीरे रानी का मन बदला। उसने महसूस किया कि सोने की चमक से बड़ी चीज है लोगों का प्यार और आदर। वह अब अपने महल के उन हिस्सों में अक्सर बैठती जहां सामूहिक कार्य होते। वहां वह उन माताओं के साथ बैठती जिनके बच्चे पुस्तकालय में आते थे और उनके साथ चर्चा करके उन्हें प्रोत्साहित करती। उसका चेहरा उस समय सबसे सुंदर लगता था जब वो किसी असहाय का हाथ थाम कर उसे सहारा देती। जनता ने भी देखा कि रानी की चमक केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी है, और ये बदलाव अकबर के मन को संतोष देता था। समय के साथ ये भी स्पष्ट हुआ कि सोने का महल बनवा लेने से रानी के अंदर की जिद खत्म नहीं हुई थी, पर उसकी दिशा बदल गई। चमक अब केवल दिखावे का अड्डा नहीं रही, बल्कि एक मंच बन गई जहां वो अपने प्रभाव का उपयोग कर सकी, लोगों के जीवन को सजाने के लिए। अकबर ने भी समझा कि एक शासक का काम केवल आदेश देना नहीं, बल्कि प्रेम और समझ से लोगों के मनों में बदलाव लाना है। बिरबल ने अपनी रहनुमाई में कहा कि असली रत्न वे गुण हैं जो मनुष्य को उज्जवल बनाते हैं। दूसरों की भलाई के लिए किया गया काम ही असली सोना है। कई वर्ष बीते और वो महल एक मिसाल बन गया, न केवल शाही ठाट के लिए बल्कि लोकहित के लिए भी। रानी ने अपनी जिद को एक ओर रखकर उसे एक अवसर में बदला और उसने पाया कि जिद का असली अर्थ कभी कभी वो नहीं होता जो आंखों से दिखे, बल्कि वो होता है जो दिल बदल दे। अकबर की दूरदर्शिता, बिरबल की सूझबूझ और रानी की बदलती समझ ने एक नई कहानी लिखी। ये कहानी बताती है कि जब चाहत और दायित्व मिलते हैं तो चमक और गरिमा दोनों कायम रह सकती है, और कि असली महल वह है जो लोगों के जीवन में उजाला